ओके सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के पीवाईक्यूज। ठीक है। तो पीवाईक्यूज को मैंने ऐसे ही उठा लिया है बुक वाइज। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए। जैसे मैं कोई क्वेश्चन छोड़ देता हूँ तो उसे आप खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में देखो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिला जुला के कुछ 60-70 ही क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको नई नई चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हो। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हर लेक्चर में। चलो देख लो। देख लिए। क्वेश्चन में बोल रहा था इनपुट एसी वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ऑल्सो टू फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, मतलब पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को अप्लाई किया गया, फिर फुल वेव रेक्टिफायर को अप्लाई किया गया। कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 60 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी होगी, एंड दैट इन फुल केस फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 60 हर्ट्ज उसका इनपुट था। ठीक है, इनपुट कितना था? इनपुट था 60 हर्ट्ज का। तो आपको पता है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इस सिग्नल को हाफ रेक्टिफाई करेगा, राइट। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसको फुल्ली रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हाफ वेव रेक्टिफायर पे जितनी फ्रीक्वेंसी होगी फुल वेव रेक्टिफायर में उसका डबल होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी होगी? 120 होगी। तो देख लो, हाफ में 60 और फुल में 120। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स इज शोन इन द फिगर, इट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, देखो कभी भी अगर तुम्हें ये जानना हो ना कि किसके इक्विवेलेंट है ये गेट, तो उसके लिए तुम यहाँ पे ट्रूथ टेबल लगा सकते हो। ठीक है, तुम क्या करो, इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करो। तो ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं? एक मिनट रुको, मैं इसको मिडल में ले लूँ ताकि हम लोग दोनों तरफ क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकें। ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें कौन कौन से लेटर्स दिख रहे हैं? ए और बी, है ना। ट्रूथ टेबल बनाओ ए बी, और उसके बाद यहाँ पे लिखो आउटपुट। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको करने का ये मेथड होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलो। हाँ देखो, ग्रीन स्क्रीन में हटा दूंगा थोड़ी देर में। एक्चुअली अभी यहाँ पे थोड़ा सा उजाला है तो ग्रीन स्क्रीन सही से हट नहीं रही है। एक बार उजाला कम हो उसके बाद मैं हटा दूंगा। तो सबसे पहले तुम ए को 1 मान लो और बी को भी 1 मान लो। तो ए को मैंने 1 मान लिया, बी को मैंने 1 मान लिया। तो अगर तुम्हारा ए 1 है तो यहाँ से गया 1, और बी भी तुम्हारा 1 है तो यहाँ पे गया 1, तो आउटपुट कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं ये तुम्हारा नैंड गेट है ना। एंड गेट तो नहीं है, ये नैंड गेट है ना। नैंड गेट है तो बेसिकली अगर ए से 1 गया और बी से 1 गया तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। करेक्ट। ये नैंड गेट है ना तुम्हारा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे तुमने यहाँ से 1 भेजा है तो ये नैंड के कारण यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा? यहाँ पे सिग्नल 0 आएगा। यहाँ से तुमने 1 भेजा है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 और 0 का एंड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन वो यहाँ पे एन होने के कारण, मतलब नॉट गेट होने के कारण, समझ रहे हो। देखो ये तुम्हारा एंड गेट होता था। अरे यार ये लो, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा एंड गेट। सॉरी, सॉरी भाई। ये तुम्हारा एंड गेट। मैंने तुमसे बोला था दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानते हैं। ये तुम्हारा एंड गेट है। और नैंड गेट और एंड गेट में क्या डिफरेंस होता है कि नैंड गेट में यहाँ पे एक डॉट आ जाता है। करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो एक डॉट आ गया तो ये तुम्हारा नैंड गेट हो गया। तो वैसे ही ये तुम्हारा अगर नैंड गेट है तो तुमने यहाँ से अगर इनपुट 1 भेजा तो इस एन के होने के कारण, मतलब नैंड है ना, एंड होता तो 1 ही आगे जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नैंड है तो 1 का 0 कर देगा। तो जैसे तुमने ए को 1 भेजा तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 1 को भेजा यहाँ 0 हो गया। तो यही 0 यहाँ पहुंचा, यही 0 यहाँ पहुंचा। अब 0 0 का एंड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एंड नहीं नैंड है तो 0 0 का 0 ना होकर 1 हो जाएगा। समझे? डीप, वेरी वेरी डीप। तो बेसिकली 1 1 का आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अब एक बार जरा इनपुट तुम 1 और 0 डालो। तो एक बार 1 और 0 डाला हमने, तो 1 0 जब डालेंगे तो क्या होगा? देखो ये 1 है तो ये नैंड इसको 0 कर देगा, ये 0 है ये नैंड इसको 1 कर देगा। अब यहाँ से 0, ऊपर से 0 गया नीचे से 1 गया, 0 और 1 का एंड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन इस नैंड के कारण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 0 का आउटपुट कितना आया? 1 आया। सिमिलरली 0 1 का करोगे तो वो भी 1 ही आएगा फिर। ठीक है, 0 0 का देख लेते हैं अब। 0 0 का क्या आता है आंसर? तो हमने क्या किया, बेसिकली ए से 0 दिया इनपुट और बी से भी 0 दिया इनपुट। तो बेसिकली ये नैंड है तो ये इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो यहाँ पहुंचा तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अब ये 1 है ये 1 है तो 1 1 का एंड कितना होता है? 1 होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नैंड है तो ये इसको 0 कर देगा, तो 0 आ गया। तो ऐसा ट्रुथ टेबल किसका होता है? और गेट का होता है ऐसा ट्रुथ टेबल। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब दोनों 1 है तब भी वो 1 है, कोई एक भी 1 है तो भी वो 1 है। ये 0 कब हो रहा है? सिर्फ तब हो रहा है जब
दोनों जीरो हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली और गेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट हाई ओनली व्हेन इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स आर एट डिफरेंट लॉजिक लेवल। इसका मतलब ये है कि इसमें आउटपुट हाई तब आ रहा है जब टर्मिनल जो है वो डिफरेंट लॉजिक लेवल पर है। मतलब अगर एक वन है और दूसरा जीरो है तो वन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों हाई है तो भी जीरो आ रहा है, और अगर दोनों लो है तो भी जीरो आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जॉर गेट होता है। ये मेरे ख्याल से जॉर गेट होता है, ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं यकीन हो रहा है, ये देखो ट्रुथ टेबल देख लो जॉर गेट का। ये देखो, जब जीरो जीरो होता है तो भी जीरो होता है, जब वन वन होता है तो भी जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट ए और बी इज हाई बट नॉट इफ बोथ ए एंड बी आर हाई। समझ रहे हो? तो हाई का मतलब समझ लेना यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर अ ट्रांजिस्टर द करंट रेशियो अल्फा इज 69/70, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो देखो इस केस में आंसर 67 और 66 तो नहीं आएगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है, मैंने तुम्हें बोला अल्फा और बीटा का रिलेशन तुम्हें ऐसे याद रखना है, 1/अल्फा इक्वल टू 1/बीटा+1। सबसे आसान मेथड है ये याद करने का। ठीक है, तो 1/अल्फा की वैल्यू कितनी है, 69/70 इक्वल टू 1/बीटा+1। अब मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको इन्वर्ट इंटू कर दो तो ये 70/69 हो गया इक्वल टू 1/बीटा+1। ठीक है, वन को यहाँ ले आओ, तो 70/69 -1 इक्वल टू 1/बीटा हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आ जाएगा 1/69 इक्वल टू 1/बीटा। तो यहाँ से तुम्हारे बीटा की वैल्यू आ गई 69। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 69। तो यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में आंसर या तो देखो 70 आ जाता है, या तो आंसर 69 आ जाता, या तो 71 भी आ सकता था। नहीं, नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो तुम्हें बेसिकली जेई में तुम्हें यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मिलने भी नहीं चाहिए। ठीक है, डायोड वायोड का क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें सिंपली वही क्वेश्चन मिलेगा जो लॉजिक गेट्स पर बेस्ड होगा, या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह पे। तो इसकी वजह से ट्रांजिस्टर वगैरह को ज़्यादा तवज्जो देना है कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, बोर्ड्स वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ टू इनपुट लॉजिक गेट व्हेन वन इनपुट इज वन एंड अदर इज जीरो। ठीक है, द आउटपुट इज वन, मतलब एक वन है दूसरा जीरो है तो आउटपुट वन आ रहा है। लेकिन अगर दोनों जीरो हो जा रहे हैं या दोनों वन हो रहा है तो, बट इवन इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो द आउटपुट इज वन। अब ये क्या है भाई, ये कौन सा गेट है बताओ? ये तुमसे क्या बोल रहा है, जब एक इनपुट वन है और दूसरा जीरो है तब तो आउटपुट वन आ ही रहा है। ठीक है, चलो इसको इसको ट्रुथ टेबल के द्वारा कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि ये क्या बकना चाह रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। समझने की कोशिश करते हैं। ए बी आउटपुट, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटाना। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही निपटाना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ टू इनपुट लॉजिक गेट व्हेन वन इनपुट इज वन। ठीक है, व्हेन वन इनपुट इज वन एंड अदर इज जीरो, तो आउटपुट वहां पे आ रहा है वन। ठीक है, और अगर बोथ इनपुट जीरो है तो भी आउटपुट आ रहा है वन। ठीक है, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो तो भी आ रहा है वन। तो ये कौन सा गेट हो सकता है, मेरे ख्याल से ये नैंड गेट होगा। नैंड गेट होने का एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि आपको पता है एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो वो जीरो होता है, वन जीरो होता है तो भी जीरो होता है, जीरो वन होता है तो भी जीरो होता है, सिर्फ वन वन होने पे वो वन होता है। लेकिन अगर इसमें हम नैंड कर देंगे तो ये तीनों वैल्यूज वन 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 बन जाएगी, और यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ज्यादा सोचना नहीं था, सिंपल सा इसका आंसर था। करेक्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल गिव एन आउटपुट वन फॉर द गिवन इनपुट्स। तो यहाँ पे इनपुट्स हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। पहले में इनपुट है वन वन और ये है तुम्हारा नैंड गेट। तो वन वन का एंड कितना होता है, वन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नैंड है तो आउटपुट आ जाएगा जीरो। तो ऑप्शन वन तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये जीरो जीरो है और ये तुम्हारा नॉर गेट, ये नॉर गेट है दिख रहा है। तो जीरो जीरो का और कितना होता है, जीरो जीरो का और जीरो होता है, बट क्योंकि यहाँ पे नॉर लगा हुआ है तो ये वन हो जाएगा। तो ऑप्शन टू यहाँ पे करेक्ट है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी और बी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा? थर्ड में देखो एंड गेट है, तो जीरो और वन का एंड कितना होता है, जीरो होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड और थर्ड ना करेक्ट होके सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा जॉर गेट है, तो जॉर गेट में वन जीरो की वैल्यू वन ही होती है, वन जीरो का जॉर कितना होता है, वन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, अब ये क्वेश्चन शायद आपने आज तक ना देखा हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब बैंड गैप वहां पे कितना है, एनर्जी बैंड गैप कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वेवलेंथ से इसको रिलेट करना है। ठीक है, एनर्जी को। तो एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ से आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो। ये देखो,
एनर्जी का फॉर्मूला देखो हमें पता है, एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला पता है, ई बराबर एच सी बाय लैम्बडा। करेक्ट, ये फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एच की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, और लैम्बडा तुमसे निकालना। करेक्ट, तो वैल्यूज डाल दो। ई की वैल्यू कितनी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान रखना एसआई यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग। कहाँ चल के डालूं, ये देखो ऊपर करा देता हूँ। कापना मत, यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन आ गई, व्हाइट स्क्रीन आ गई। देखो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट तुम्हें इसे वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दो। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू, एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये 10⁻⁻19 को तुम थोड़ा सा यहाँ वहाँ करो, देखो। अच्छा 10⁻34 को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 10⁻15। 6.6 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा होता है 18, 6 3 ज़ा होता है 18, तो 19.8 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 10⁸8 को भी यहाँ ले आओ, ये 10⁻7 बचेगा, तो ये 10⁻7 हुआ, और नीचे बचा है इसके लैम्बडा। और क्या है यहाँ पे 2.516 जा, तो 2516 जा कितना होता है, 400, 400 होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे दो दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो 4 आ जाएगा ये आंसर। तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, लैम्बडा की वैल्यू होगी 19.8 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 19.8 अपॉन 4 कर दो, तो 4 4 जा 16। हाँ मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आंसर आ रहा है आपका। 4 नहीं, 5000 कह सकते हो, क्योंकि 19.8 को आप नियरली नियरली 5000 कंसीडर कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अब आंसर को सिंपली, ये 4.9 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 है, तो 3 नंबर आगे बढ़ाओगे तो ये 4900 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, सिंपल सा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको देखा देखा ना लगे, तो उसमें ज़्यादा घबराने का नहीं यार, लोग घबरा जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि यार हमने तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है एनर्जी बैंड गैप जैसा। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। अब मैंने देखा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, मैं तुमसे बताऊं मैं यहाँ सॉल्व वगैरह करके ही नहीं आया हूँ। ये मुझे नहीं पता है कौन से में कौन सा क्वेश्चन लग जाएगा, मुझे नहीं पता है, सच में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन बट फिर भी मैं क्वेश्चन कर ले जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो उसकी औकात बोर्ड से ज्यादा होगी नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो बोर्ड का ही कोई फॉर्मूला अलग तरीके से पूछ लेगा, तो वही है यार। ठीक है, तो एस सी बाय लैम्बडा लगाओ, खत्म है। अच्छा जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अब तुम देख के बोलोगे यार ये तो भारी लग रहा है, भारी पढ़ो तो। इसमें क्या लिखा है, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर a change of 0.2 milliampere in the base current causes a change of 5 milliampere in the collector current। ठीक है, मतलब यहाँ पे IB की वैल्यू कितनी है, चलो अलग कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारी IB की वैल्यू कितनी है, IB की वैल्यू है तुम्हारी 0.2, डेल्टा IB की वैल्यू, और डेल्टा चेंज ऑफ बेस करंट कॉजेज अ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, तो आईसी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5 मिली एम्पियर, और कॉमन एमीटर है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है इफ इनपुट रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम एंड वोल्टेज गेन इज 75। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट कितना होगा। अब तुम्हें वोल्टेज गेन का फॉर्मूला नहीं याद है, हम लोगों ने कितने बार पढ़ा था उसको बताओ। ये देखो, ये देखो ट्रांजिस्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देखे थे। ये देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, यहाँ पे तुम्हें लोड रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें बीटा भी मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें ये एवी, एवी क्या आपका वोल्टेज गेन है, ये भी मिल जाएगा सिंपली। इजी है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, ए वी इक्वल टू बीटा आर एल अपॉन आर आई। तो वोल्टेज गेन तुम्हें दिया ही है 75। ठीक है, बीटा कैसे निकालोगे ये बताओ। चलो बीटा कैसे निकालोगे, बीटा होता क्या है, बीटा आया कैसे था, कुछ भी नहीं पता है हमें, तो हमने तो सेमीकंडक्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे यार तुम वन शॉट भी देखे होते ना, तो भी तुम्हें ये सारी चीजें पता होती। देखो आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। बेसिक रिलेशन बस ये याद रखो, सबको आई सी से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय आई सी डिवाइड बाय आई सी डिवाइड बाय आई सी। तो ये आई अपॉन आई सी क्या बनता है, 1 अपॉन अल्फा, आई बी अपॉन आई सी क्या बनता है, 1 अपॉन बीटा, आई सी अपॉन आई सी तो 1 बनेगा। तो यहाँ से देखो तुम्हें बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ से तुम्हें बीटा की वैल्यू दिख रही है आई सी अपॉन आई बी। बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है तुम्हें, अरे यार 1 अपॉन बीटा की वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है, आई बी अपॉन आई सी। तो बीटा की वैल्यू क्या दिखेगा, आई सी अपॉन आई बी। क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है कि जो डेल्टा आई सी है वो 5 है, और आई बी कितना है, 0.2 है। तो 5/0.2 हो जाएगा ये। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 50/2, मतलब ये आ जाएगा 25। तो तुम्हारे बीटा की वैल्यू हो जाएगी 25। आई सी अपॉन आई बी है ना, 5/0.2, तो ये हो गया तुम्हारा 25। तो बीटा अगर तुम्हारा 25 है, ए बी भी तुम्हें पता है अब, तो देखो सब कुछ हो गया तुम्हारा।
तुम्हें पता है ए वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई। तो ए वी तुम्हारा 75 है, बीटा तुम्हारा 25 है। लोड रेजिस्टेंस तुमसे पूछ रखा है, इनपुट रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 1000। यहाँ से लोड रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, चलो इसको किलो ओम में रहने दो, किलो ओम में आंसर आएगा। 25 × 75, तो लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 किलो ओम, खत्म। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी। खाली वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वोल्टेज गेन वगैरह का। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये अगला क्वेश्चन मैं तुम पर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार ये इजी है यार, अब देख लेना तुम लोग। क्वेश्चन 10 करते हैं हम लोग। इन कॉमन एमीटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर द डीसी करंट गेन, करंट गेन का मतलब होता है बीटा। तो बीटा तुम्हें 20 दे रखा है। एमीटर करंट तुम्हें दे रखा है 7 मिली एम्पियर, मतलब आई ई की वैल्यू दे रखा है तुम्हें 7। ठीक है, तो कलेक्टर करंट तुमसे पूछ रहा है। अब तुम्हें बीटा का मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने बीटा का? बीटा का मैंने तुम्हें फॉर्मूला अभी अभी बताया, कहाँ बताया था, ये रहा। बीटा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ पे तुम्हें अगर आई सी दे रखा है, ठीक है, मतलब आई ई दे रखा है, तो यहाँ से तुम कलेक्टर करंट नहीं निकाल सकते। नहीं, हम नहीं निकाल सकते। सॉरी भाई, आ जाओ सॉल्व करा देता हूँ। सॉरी भाई, क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारा बीटा जो है वो है 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा मतलब मेरा बीटा 20 है। ठीक है, तो बीटा आ गया 20। एमीटर करंट इज 7, तो एमीटर करंट तुम्हारा आ गया 7। कलेक्टर करंट पूछ रहा है। अब बीटा का फॉर्मूला था क्या, बीटा का फॉर्मूला था आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, आई ई का फॉर्मूला क्या होता है, आई ई का फॉर्मूला होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो, इजीली कर सकते हो। तुमसे कलेक्टर करंट पूछ रहा है ना, मतलब बेस करंट तुम्हारे पास नहीं है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी ना। हाँ, बीटा का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई बी। तो बीटा तो फिलहाल तुम्हारा 20 है, तो 20 इक्वल टू हो गया आई सी। आई सी भी पर नहीं पता हमें, और आई बी भी नहीं पता, बट यहाँ से हमें आई सी जो है वो आई बी के टर्म्स में निकल के आ गया, दैट इज 20 आई बी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे एमीटर करंट बोल रखा है 7 मिली एम्पियर, तो यहाँ से एमीटर करंट डाल दो 7। आई बी तुम्हें पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई बी को आई बी ही लिख लो। कलेक्टर करंट तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसको आई बी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो उसको लिख दो 20 आई बी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 इक्वल टू हो गया 21 आई बी। तो यहाँ से तुम्हारा आई बी आ गया 1/3। और अगर तुम्हारा आई बी 1/3 है, और तुम्हारा आई सी 7 है, एमीटर करंट 7 है। अच्छा सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके अलग से कराता हूँ। ठीक है, देखो, तो हमने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ। देखो, अभी तक हमें ये पता चला है कि आई ई का फॉर्मूला होता है आई बी प्लस आई सी। आज तुम्हें सेमीकंडक्टर का बहुत कुछ आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को हम आई सी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कर दिया। तो ये आई सी से डिवाइड, ये भी आई सी से डिवाइड, ये भी आई सी से डिवाइड, फिर हमारा रिलेशन बनता है 1/अल्फा इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हमारा आ जाता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें करंट गेन 20 दे रखा है, तो बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है, इतना याद रखना। तुम्हें बीटा दे रखा है 20, तो 20 इक्वल टू आ गया आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से तुम्हारा जो आई सी है वो आ गया 20 टाइम्स आई बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अब तुम्हें बेसिक रिलेशन पता है, बेसिक रिलेशन क्या है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जैसे ही तुम्हें कॉमन एमीटर बोले ना, कॉमन एमीटर जैसे ही बोले, तुरंत तुम्हें ये याद आना चाहिए कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और उसके बाद आईसी से डिवाइड करके जो रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं वो। तो क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है एमीटर करंट इज 7 मिली एम्पियर, तो ये आई ई की वैल्यू हो गई 7। अब तुम्हें आई बी तो पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आईसी तो पता है आई बी के टर्म्स में, तो आई बी के टर्म्स में आईसी आ गया तुम्हारा 20 आई बी। आई बी प्लस 20 आई बी हो गया 21 आई बी। तो यहाँ से तुम्हारे आई बी की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम्हें आई बी पता चल गया, आईसी पता चल गया, सॉरी आई बी पता चल गया, आई पता है, तो क्या आई सी नहीं निकल जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई तुम्हारा 7 है, आई बी तुम्हें पता है 1/3, आई सी तुम्हें नहीं पता, तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 20/3। करेक्ट, तो 7 - 1/3 इक्वल टू आई सी, तो 20/3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 10th का। क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज 1। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा 1 सेकंड में, तुम्हें पता ही है क्या होगा यार, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जाएगा तो एन ही आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में जाएगा तो 2n आएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे आ गया सी। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फोटोडायोड, फोटोडायोड इज अ डिवाइस विच इज ऑपरेट, which is a device in which it is always operated in reverse bias। हाँ, यही होता है।
ये तो थियोरिटिकल क्वेश्चन था, तो ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। करेक्ट। द आउटपुट ऑफ एन ऑर गेट इज वन, ओनली व्हेन आइदर, नहीं, ओनली व्हेन बोथ, नहीं, ओनली व्हेन दी गए, इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर वन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। कोई बड़ी बात है क्या यहाँ पे? कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं से कर दिया, वो कहीं से कर दिया। अरे यार, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा जाके पढ़ो। मेरा सेमीकंडक्टर का वन शॉट देखो, बहुत कुछ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है आउटपुट y1 और y2 क्या होगा। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग ये सही कर लेते हैं क्रोमा की। सही लग रहा है क्या? थोड़ा सा नीचे, ओके। सही है। क्या मतलब गड़बड़ है? चुप रहो यार तुम लोग, कुछ भी करते हो। ना ना ना। ओके। हम्म, हम्म, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइनली शाम हो गई, अब आप लोग मेरी शक्ल को देख पाओगे। ठीक है। इशू तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो गया है? छोड़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में समथिंग इज देयर, ठीक है, 14 के बारे में आप लोग कमेंट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन इन द फिगर इट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, देखो नैंड गेट है, ये दो नैंड गेट है आपके पास, तो ये किसके इक्विवेलेंट है वो आपको यहाँ पे पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए और बी दो इनपुट आपको दे रखा है, तो अलग अलग इनपुट डाल के चेक कर लो, वन वन डाल के चेक कर लो। वन वन पे नैंड गेट क्या आता है? वन वन पे नैंड गेट जीरो आता है, फिर यहाँ से जीरो गया, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो जीरो से एंड गेट क्या बनता है? जीरो बनता है, लेकिन ये वन हो गया से, ठीक है, मतलब वन वन पे वन हो रहा है। ऐसे ही जीरो जीरो डाल के चेक कर लो। अरे करना कुछ नहीं है यार, गेट में डाल डाल के बस चेक करना है तुम्हें। जैसे जैसे तुमने यहाँ से जीरो डाला, यहाँ से वन डाला, तो जीरो और वन पे एंड क्या होता है? जीरो और वन पे एंड होता है जीरो, लेकिन क्योंकि ये नैंड है, तो ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब यहाँ से वन गया, वन गया तो वन यहाँ पे बटा, यहाँ भी वन गया और यहाँ भी वन गया आपका। तो वन वन का एंड कितना होता है? वन होता है, लेकिन क्योंकि ये नैंड है, तो वन वन का एंड जीरो हो जाएगा। तो अब तुम एट दी एंड देख लेना, और नॉर बनेगा या क्या बनेगा। एट दी एंड आप लोग चेक कर लेना। एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, समझ गए ना, उसको इनपुट डाल डाल के चेक कर लो। सिमिलरली हम लोग इसमें भी इनपुट डालते हैं, बट यहाँ पे कुछ तो ट्रिक है। ठीक है, दैट आई एम नॉट एबल टू ट्रिगर दैट। आगे बढ़ते हैं। इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आर एज शोन। ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे दिखाई जाती हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे दिखाई जाती है क्यू के जैसी। क्या बोलते हो? ऑप्शन है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एस के जैसी, ऐसे दिखाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर अ ट्रांजिस्टर वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। तुम्हें पता है कि वन अपॉन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन बीटा प्लस वन होता है, तो यहाँ से वन अपॉन बीटा इस तरफ ले आओगे तो ये इक्वल हो जाएगा वन के, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा की वैल्यू ना, तो इसको यहाँ लेकर आओ, तो वन के इक्वल हो जाएगा। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोला फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 40। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं स्क्रीन शॉट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि वोल्टेज गेन के साथ साथ यहाँ पे पावर भी है। एक मिनट, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली तुम्हें पता है कि पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज गेन इंटू करंट। तो यहाँ पे कॉमन एमीटर के लिए वोल्टेज गेन तुम्हें 40 दे रखा है, आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हें 100 दे रखा है, और 400 दे रखा है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हें दे रखा है। तो इनपुट इम्पीडेंस तुम्हारा कितना है? 100 है। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस कितना है तुम्हारा? 400 है। तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस से तुम क्या निकाल सकते हो? बीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि एवी का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई। ठीक, एवी कितना है तुम्हारा? 40 है वोल्टेज गेन। बीटा तुम्हें निकालना है, आर एल कितना है? लोड रेजिस्टेंस 400 है। इनपुट इनपुट कितना था? 100 था। तो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, चार धाम है, तो यहाँ से बीटा तुम्हारा आ गया 10। ठीक है, तो बीटा तुम्हारा 10 हुआ, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 400। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। इजी, इजी यार, सब चीज़ें इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एलईडी इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग जिंक सेलेनाइड, जिंक सेलेनाइड, देन इट एमिट्स। ठीक है, एलईडी में आप लोगों को पता ही है यार क्या एमिट होता है? ब्लू लाइट। ठीक है, जिंक सेलेनाइड का कलर, याद रखना इसको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन में तुम्हें बोला था ट्रांजिस्टर एमीटर करंट इज 16 मिली एम्पियर। तो एमीटर करंट मतलब आई ई तुम्हें दे रखा है 16, बेस करंट इज 2 मिली एम्पियर, तो आई बी तुम्हें दे रखा है 2। वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा तुम्हें पूछ रहा है, तो तुम्हें वो रिलेशन स्टैब्लिश करना है। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आई बी प्लस
आईसी, सबको आईसी से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा वन अपॉन अल्फा, यहाँ बनेगा वन अपॉन बीटा, यहाँ बनेगा वन। इसका मतलब अल्फा का फॉर्मूला बन गया आई सी अपॉन आई, बीटा का फॉर्मूला बन गया आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो तुम्हें आई बी आई ई दिया है तो क्या इससे आईसी नहीं निकाल लोगे? यहाँ से आईसी क्या आ जाएगा, आईसी आ जाएगा 14, क्योंकि आईसी क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा आई माइनस आई बी। जैसे ही तुम्हें आईसी 14 मिला, तुरंत तुम अल्फा बीटा दोनों निकाल लोगे, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा का फॉर्मूला है तुम्हारा आई सी अपॉन आई ई। तो आई सी कितना है तुम्हारा 14, आई कितना है तुम्हारा 16, तो 7/8 हो गया तुम्हारा ये, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। फिलहाल बीटा भी निकाल लो, आई सी कितना है तुम्हारा 14, आई बी कितना है तुम्हारा 2, तो बीटा हो जाएगा 7, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आ रेक्टिफायर इज यूज्ड टू, अब देखो ये बकवास क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है, कन्वर्ट एसी टू डीसी, फिर भी बता दिया। ओके सॉरी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब लोग कभी कभी समझ लेते हैं डीसी टू एसी आता है, डीसी टू एसी नहीं आता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है द रिजल्टेंट गेट एंड इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज, ठीक है, मतलब ये कौन सा गेट है बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर गेट कौन सा होता है, ट्रायंगुलर गेट तुम्हारा नॉट गेट होता है, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हुआ है, ये देखो ये तुम्हारा रिपीट हुआ है ऊपर वाला ही, बहुत सारे रिपीटेड भी आते हैं। ये देखो ये भी तुम्हारा रिपीटेड है, देख रहे हो कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मजा मस्ती करते करते ये देखो ये भी रिपीट हुआ है। अभी जैसे हम लोग 2023 के पीवाईक्यूज तक पहुंचेंगे ना, बहुत कुछ रिपीटेड मिलेगा। आ जाओ देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ और मैं आपको अलग से ले चल के सिखाता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है? देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सेशन लंबा हो रहा है तो पूरा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेशन लंबा होने से क्या होता है। अरे यार ये मतलब नल्ले को पता नहीं है कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। आना मेरे, आ जाओ देखो देखो, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोल रहा है, ए बी आउटपुट। कैसे चेक करते हैं, देखो अलग अलग आउटपुट पे चेक कर लो। पहले वन वन पे चेक करो, तो वन डालते हैं हम लोग यहाँ से, देखो हमने ए की जगह डाला वन, होगा जहाँ वन वन, ठीक है। नॉट गेट है तो वन को बना देगा जीरो, ये भी वन को बना देगा, नॉट गेट क्या बना देगा, जीरो। अब यहाँ से जीरो गया, यहाँ से भी जीरो गया, ये तुम्हारा नॉर गेट है, तो जीरो जीरो पे और क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन नॉर गेट है तो वो उसको वन बना देगा। ठीक है, इसका मतलब वन वन पे आउटपुट कितना आ रहा है, वन वन पे आउटपुट आ रहा है वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डाल के देखते हैं जीरो जीरो, जीरो जीरो हमने डाला तो इसने बना दिया वन वन। अब वन वन पे और कितना होता है, वन वन पे और होता है वन, लेकिन नॉर क्या कर देगा उसको, जीरो, तो जीरो जीरो पे आ रहा है जीरो। ठीक है, अब जीरो वन पे टेस्ट करते हैं, जीरो वन पे, जीरो को वन बना देगा, वन को जीरो बना देगा। ठीक है, वन जीरो का और कितना होता है, वन होता है, लेकिन ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो वन जीरो का जीरो आ रहा है और जीरो वन का भी जीरो ही आएगा। तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि भाई ये तभी वन हो रहा है जब दोनों वन हो। इसका मतलब ये एंड गेट है और इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी, क्या बोलते हो, बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ गए ना? अब यार देखो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी यार, छोटी मोटी। अब देखो बाकी सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इसको एक बार खुद ही ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो, क्योंकि ईजी है यार। यहाँ से डाल के देख लो, वन वन डालोगे यहाँ भी वन आएगा, यहाँ से तुम लोगों का ये वन जो है यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा, तो यहाँ वन वन का और क्या होता है, ये और गेट है ना, ये और गेट है, तो वन वन का और क्या होता है, वन होता है, फिर वन वन का और करोगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली जब वन जीरो लाओगे तो यहाँ जीरो आएगा, वन जीरो का और क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो यहाँ वन आया, वन यहाँ भी गया, वन यहाँ भी गया, तो वन वन का और अगेन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, जब जीरो जीरो डालोगे तो जीरो यहाँ से आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी वन इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, एक ही कंडीशन में बना रहा है ये, तो देखना पड़ेगा यार। अच्छा मेरे ख्याल से ये तुम्हारा एंड गेट है, ये जो नीचे ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एंड गेट है, तो करके देखते हैं, रुको। हाँ, हाँ। वन वन पे ट्राई करते हैं, तो वन यहाँ से निकला, ठीक है, वन ही यहाँ पर गया, वन यहाँ से निकल के यहाँ पर भी वन आया और वन यहाँ से निकल कर वहां पर आया। तो वन वन का एंड क्या होता है, वन वन का एंड वन होता है, तो यहाँ भी गया वन। अब वन वन का और क्या होता है, वन वन का और भी वन होता है। इसका मतलब, इसका मतलब समझे दया कि दोनों के वन होने पे ये वन हो जा रहा है। अच्छा, किसी एक के जीरो करने पर देखते हैं। ठीक है, तो वन ए जब वन हो गया और बी जब जीरो हो गया तब देखते हैं क्या कंडीशन बनी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो ए को हमने वन कर दिया और बी को जीरो कर दिया, तो वन यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा वन, और वन यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से जीरो पहुंचा, वन जीरो का एंड की क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पहुंचा जीरो। वन जीरो का और क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये अगेन वन हो गया। अच्छा, जीरो वन करके देखते हैं, तो जीरो वन पे यहाँ पहुंचा जीरो और यहाँ भी पहुंच गया जीरो, यहाँ पे पहुंचा वन, तो जीरो, तो जीरो वन पे ये तुम्हारा जीरो हो रहा है। ठीक है, जीरो वन पे तुम्हारा ये जीरो हो रहा है, और जीरो जीरो करने पर जीरो यहाँ पर पहुंचा और जीरो
जीरो का एंड जीरो अगेन हो गया, तो जीरो जीरो पर भी जीरो ही हो रहा है। इसका मतलब ये तब तब वन हो रहा है जब दोनों वन हो रहे हैं, और या तो वन जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज वन और बी इज जीरो, दो दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कुछ लोचा है क्या? आई थिंक गेट इन्होंने सही से नहीं बनाया गाइस, आई थिंक गेट में कुछ इन्होंने लफड़ा कर रखा है। करेक्ट, क्योंकि अगर गेट करेक्ट होता तो फिर हो जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों वन होने पर वन हो जा रहा है। आ जाओ गेट एक बार देख लेते हैं हम लोग, अगर गेट में कुछ हम लोग लफड़ा कर रहे हैं तो। एंड गेट ही तो है, और गेट एंड गेट। गेट बनाने में कुछ दिक्कत हुई है गाइस, क्योंकि अगर ये तुम्हारा एंड गेट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ से वन आएगा, यहाँ से वन आएगा, तो यहाँ भी वन जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी वन जाएगा। तो वन वन का एंड क्या होता है? वन होता है, तो यहाँ भी वन आया। अब वन वन का और क्या होगा? वन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ए वन हो रहा है, बी वन हो रहा है, तो उस केस में वाई जो है तुम्हारा वो भी वन हो रहा है। तो आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी वन इफ एंड ओनली इफ। अब एक आंसर तो इसका है नहीं, ए वन होने पर भी मतलब ए सी बी डी सब करेक्ट हो जा रहे हैं इस केस में तो पता नहीं, क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है, छोड़ो इसको। ठीक है, बाकी अगर मैं कुछ लफड़ा कर रहा हूँ तो कमेंट कर सकते हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं लूंगा। ठीक है, आप लोग समझते चलना। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 200 इलेक्ट्रॉन एंटर द एमीटर इन 10⁻⁸ सेकंड। इफ 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट इन द बेस, देन द करंट दैट एंटर्स इन द एमीटर एंड द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स आर रिस्पेक्टिवली। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया, यहाँ पे अब तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में तुम्हें बोला एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या हुआ है, इस केस को हम लोग समझते हैं। रुको, इसको मैं उठा के अलग जगह लेकर जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला, कई नई चीजें सिखा कर जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 200 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर द एमीटर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे तुम्हारा एमीटर रहता है। ठीक है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी में, तो एमीटर में गया तुम्हारा 200 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने टाइम में? 10⁻⁸ सेकंड में। और इसमें से 1% इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में खो गया। ठीक है, बेस में खो गया कितना? 1%। तो 200 का 1% कितना होगा? 1/100 इंटू 200 कर दो, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह गया बेस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द करंट दैट एंटर्स द एमीटर एंड द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब बेसिकली ये तुमसे बीटा ही पूछ रहा है। ठीक है, करंट दैट एंटर्स द एमीटर मतलब तुमसे आई ई भी पूछ रहा है। तो आई ई क्या आएगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है करंट का? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 10⁻⁸। चार्ज कितना है? 200 इलेक्ट्रॉन घुसे हैं, तो 200 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया देखो। 10⁸ जब ऊपर जाएगा तो इस -17 को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, तो तुम्हारा आंसर आ गया 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻17 प्लस 8, मतलब 10⁻9 हो गया। और 16 इंटू 200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 32, या फिर 320 हो जाएगा। 320 इंटू 10⁻−9। ठीक है, 320 इंटू 10, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लफड़ा कर रहा था। ये -19 है, तो -19 प्लस 8 -11 आएगा। तो 320 इंटू 10⁻11 है, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसका मतलब आई ई की वैल्यू आ गई 3.2 इंटू 10⁻9। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। लेकिन आपके लिए मैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी निकाल देता हूँ। तो बीटा का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई। आई आपको पता है। आई सी देखो, बेसिकली एमीटर के बाद क्या हुआ? 1% इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? बेस में चले गए। एमीटर के बाद 1% इलेक्ट्रॉन बेस में चले गए। अगर 1% इलेक्ट्रॉन बेस में गए, ठीक है, तुम्हें पता है एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर में 100% इलेक्ट्रॉन आए, इसके बाद 1% कहाँ गए? बेस में गए। तो बचे हुए कहाँ गए होंगे? कलेक्टर में। इसका मतलब कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 99%। तो फिर जो कलेक्टर करंट है वो क्या एमीटर करंट का 99% हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब आईसी की वैल्यू हो जाएगी 99/100 आई ई। तो बस आगे का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आई बी आप निकाल सकते हो। बेस में कितना गया है? 1% इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेस में अगर 1% इलेक्ट्रॉन गया है तो बेस करंट जो होगा वो होगा 1/100 टाइम्स किसके? कलेक्टर के, एमीटर के। ठीक है, तो आई बी आ गया तुम्हारा 1/100 आई ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेस में तुम्हारा 1% इलेक्ट्रॉन है तो कलेक्टर क्या आएगा? कलेक्टर आएगा तुम्हारा 99/100 आई ई। ठीक है, ये आ गया आई सी तुम्हारा। तो आई बी आ गया, आई सी आ गया, तो यहाँ से बीटा में डाल दो। आई सी हो गया 99/100 आई ई, और आई बी आ गया 1/100 आई ई। आई आई 100 खत्म, बीटा आ गया 99। तो याद रखना, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अपनी बुक में लिख लो। ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर पूछा हो, करंट गेन पूछा हो, वो सब तुम्हारा क्या होता है? बीटा ही होता है। ठीक है, सब तुम्हारा बीटा ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ पे थे? ओके, यहाँ पे थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं नहीं करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। ये देखो सेम सा क्वेश्चन है, करंट प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ इन द कलेक्टर करंट, व्हाट चेंज इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द कलेक्टर करंट। अच्छा चलो देख लेते हैं। इन अ सी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, ऑब्वियसली हमेशा कॉमन एमीटर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद कर लेना, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है डोपिंग कैसा होता है। अच्छा रुको, चलते हैं इन सब पे। हाँ, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर अ चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर ऑकर्स इन द एमीटर एमीटर करंट, ठीक है, मतलब डेल्टा आई ई तुम्हें दे रखा है 8, व्हेन अ चेंज ऑफ 7.8 मिली एम्पियर हैपेंस इन द कलेक्टर करंट, तो डेल्टा आई सी तुम्हें दे रखा है 7.8, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है व्हाट चेंज इन द बेस करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द कलेक्टर करंट। इसका मतलब डेल्टा आई आई बी तुमसे पूछ रहा है। तो तुम्हें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। तो आई तुम्हारा 8 है, आई सी तुम्हारा 7.8 है, आई बी तुम्हें पता करना है। आई बी हो गया तुम्हारा 0.2 मिली एम्पियर, 100,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइक्रो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। तो 200 माइक्रो एम्पियर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट वाला तुम कर ही रहे हो, इजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब इसका चाहिए तो ट्रिक भी याद कर सकते हो आप लोग। क्या ट्रिक याद कर सकते हो आप लोग? अ, इसका ट्रिक बना सकते हो एम सी एल बी, ठीक है। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, एम सी एल बी कर लो, ही एम सी एल बी कर लो, जैसा भी करना है। ठीक है, इसका मतलब हैवी इन एमीटर, मॉडरेट इन कलेक्टर, लाइट इन बेस, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको पता ही है यार, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द फोर एंट्रीज शोन इन द ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाई द करेक्ट वन ऑफ दीज। एंड गेट के लिए इसमें कौन कौन सा करेक्ट है? तो एंड गेट 1 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 0 होता है, 1 1 पे 1 होता है, 0 0 पे 1 होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बस गलत है, बाकी 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 32 का, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू स्मूथ डीसी ऑपरेट फ्रॉम अ फुल हाफ वेव रेक्टिफायर इज कॉल्ड। तो तुम्हें पता ही है कि पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर सर्किट अप्लाई करना पड़ता है, ताकि उसको थोड़ा स्मूथ हम लोग पा सके। यहाँ 33 का बी हो जाएगा, इसका भी बी ही था, ऊपर का भी बी ही था, क्या नहीं सी था, ठीक, इजी। चलो चलो 2022 के पी वाई क्यूज देख लो। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो यहाँ से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप पे छोड़ दूंगा और आप कर भी लोगे। क्वेश्चन है बोला इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द एमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब आई ई आपको दे दिया है 10। फिर क्वेश्चन है बोला 90% ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच द कलेक्टर, द बेस करंट इज, ठीक है। ठीक है, आई तुम्हें दिया था ना, और 90% ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर को रीच करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आईसी होगा तुम्हारा, जो कलेक्टर करंट होगा, वो क्या होगा, वो 90% होगा, मतलब 90/100 ऑफ आई ई होगा, ठीक है। तो बेस करंट जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, बेस करंट तुम्हारा अगर 90% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जा रहे हैं, इसका मतलब बेस में सिर्फ 10% जा रहे होंगे, तो 10/100 ऑफ आई होगा। और आई कितना है तुम्हारा, 10 है, तो 10/100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, करेक्ट, इजी। अरे भाई जितना परसेंट, जितना इलेक्ट्रॉन जितना परसेंट जा रहा है, उतना ही करंट तो प्रोड्यूस होगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक करंट, ये क्या लॉजिक है? अरे मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ही जो फ्लो आता है वही तो करंट होता है आपका। तो बेसिकली अगर 90% इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 90% करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, 10% गए हैं तो 10% करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, किसका, टोटल का। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल करंट का। टोटल करंट था कितना, टोटल करंट था आपका आई ई, और आई था कितना, 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द लॉजिकल गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। किसको नहीं पता है यार ये, आए, यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है बताओ? ना 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 ना, ऑप्शन में ही नहीं है क्या? नॉर गेट। वैसे नैंड गेट भी था, नैंड गेट ही है शायद, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नॉर गेट को आप बोल सकते हो यूनिवर्सल गेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट बिकम्स बिलो। क्या करना है यार, ए को वन लो, बी को वन लो, वन यहाँ पर पहुंचा और वन ही यहाँ पर पहुंचा, तो वन वन का एंड क्या होता है, वन होता है, लेकिन ये नैंड है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी जीरो पहुंचा। फिर वन वन यहाँ से पहुंचा, जीरो हो गया, यहाँ जीरो पहुंचा, जीरो जीरो का नैंड कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन नैंड के कारण वन हो जाएगा। तो वन वन पे आउटपुट वन आ रहा है, सिमिलरली आप जीरो जीरो पर आउटपुट देखो, वन जीरो पर देखो, जीरो वन पर देखो, करते रहो यार। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बताओ? मटेरियल यूज्ड पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है आई गेस, ठीक है। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर द आउटपुट करेंट इज, ठीक है। तो जब देखो फिल्टर आप लोग अप्लाई नहीं करते हो तो आउटपुट करंट जो होता है वो कैसा जाता है, मतलब वैसा कोई वो नहीं होता, मतलब एक कोई पैटर्न नहीं होता है, तो आई गेस अनडायरेक्शनल हो जाएगा यहाँ पे, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज कॉमन एमीटर ऑब्वियसली विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनपुट रेजिस्टेंस दिस बेस करंट इज दिस। ठीक है, वोल्टेज गेन पूछ रहा है आपसे। वोल्टेज गेन कितना आएगा यार, तुम्हें पता है वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू लोड रेजिस्टेंस। बीटा कितना है तुम्हारा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अपॉन, नहीं, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ना यार, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी। तो ये होता है तुम्हारा आई सी अपॉन आई बी। तो बेस करंट तुम्हें दे रखा है, कलेक्टर करंट तुम्हें दे रखा है। तो कलेक्टर करंट है 1.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। बेस करंट है 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो तुम्हारा आंसर आ गया 1500 अपॉन 20, मतलब 150 अपॉन 2, मतलब 75। तो बीटा हो गया तुम्हारा 75, लोड रेजिस्टेंस हो गया 2000, ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस हो गया 150। तो जीरो से जीरो खत्म, 75 से ये खत्म, 75 दूना हजार, हजार आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। इजी। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है यार साहब, अभी ये सब कर लेना यार तुम लोग, ठीक है, बहुत सारे चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। 8th कर लेना, 9th भी कर लेना, चिंदी है, 10th भी कर लेना, इजी है। 11th भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 12th भी इजी है, ठीक है। अब ये देखो, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाते हो, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसका ग्राफ होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम कांस्टेंट क्या रखते हैं, उसमें हम लोग बेस करंट को कांस्टेंट रखते हैं और वोल्टेज के खिलाफ बनाते हैं। तो आई गेस ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 13th का। करेक्ट, देख लेना। नहीं यार वही है, ठीक है, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट रखते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग करंट को कांस्टेंट रखते हैं। कौन सा, बेस करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं फिर। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन फिर से आया, 15वां भी सेम है। देखो 16वां बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट क्या होता है, ए इंटू बी क्रॉस प्लस बी इंटू ए क्रॉस। हाँ यही है, पहला वाला ही है, ठीक है। ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, चलो ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ तो पहला वाला ही है। ओके, 17वें क्वेश्चन सेम टाइप का है। अब ये थोड़ा लंबा जाएगा बस, जैसे तुम पी और पी क्यू आर एस चारों को तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको, अच्छा क्वेश्चन में तुम्हें कुछ बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पी क्यू आर एस आर द इनपुट, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, इनपुट पी क्यू का लो है, मतलब ये 0 0 है, क्यू एस का हाई है, मतलब, अच्छा, पी आर का लो है, मतलब ये जीरो है, ये जीरो है, क्यू एस का हाई है, मतलब क्यू वन है और एस वन है, ठीक है। तो आउटपुट एक्स वाई जेड कितना है, देखो, अगर ये जीरो है और ये वन है, तो यहाँ से वन गया, यहाँ से जीरो गया, जीरो और वन का एंड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से जीरो ने ट्रेवल किया, यहाँ पे आया जीरो, फिर जीरो और वन का अगेन एंड कितना होता है, जीरो होता है। जीरो यहाँ ट्रेवल किया, ये नॉट गेट है तो उसको वन बना देगा, तो वन आया यहाँ पर। अब जीरो और वन का और क्या होता है, जीरो और वन का और क्या होता है बताओ। जीरो और वन का जो और होता है आपका, वो होता है वन, लेकिन ये नॉर है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, नॉर है, तो वन को जीरो कर देगा वो। तो जेड तुम्हारा वन होगा, एक्स तुम्हारा जीरो होगा, और वाई तुम्हारा वन होगा। तो जीरो, वन, जीरो, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से करना था। तो ऐसा चिंदी क्वेश्चन है तो इजीली कर ही सकते हो, बाकी अगर पूरा ट्रुथ टेबल बनाना पड़े तब तो बात ही अलग है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा इसमें से सोलर एनर्जी के बेसिस पे वर्क करता है। तो देखो, सोलर एनर्जी वाला कंसेप्ट हम लोगों ने बाद में वो थ्योरेटिकली पढ़ा था, ठीक है। तो आई गेस इसमें फोटोवोल्टिक और फोटो थर्मल डिवाइस आ जाएगा ना, ये वर्क करता है। बाकी 19 देखो वही है, नैंड गेट का तुम्हें ट्रुथ टेबल पता ही है यार। क्या है यार ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, छोड़ो, ठीक है। अब ये भी वही क्वेश्चन है आपका, देख लो। और जंक्शन ट्रांजिस्टर हैविली एंड लाइटली डोप्ड रीजन, ये मैंने आपको अभी भी ट्रिक बताया, क्या बताया था, है एम सी एल बी, ठीक है। तो हैविली कौन होता है, एमीटर, और बेस क्या होता है, लाइटली होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हैविली कौन होता है, एमीटर, लाइटली कौन होता है, बेस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फोटो डायोड इन फॉरवर्ड बायस, नहीं, फोटो डायोड तो रिवर्स बायस में होता है हमेशा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें आईसी अपॉन आई का रेशियो दिया हुआ है, तो करंट गेन तुमसे पूछ रहा है, तो आईसी अपॉन आई क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा तुम्हें 0.96 दिया है, तुमसे बीटा पूछ रहा है, तो वन अपॉन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन बीटा प्लस वन, ये रेशियो होता है इसका, ठीक है। तो बीटा आई गेस 4 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, तो हाँ करके देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो अल्फा तुम्हें दे रखा है 0.96, तो वन अपॉन 0.96 माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन बीटा। इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.04 अपॉन 0.96 इक्वल टू बीटा। तो बीटा आ जाएगा तुम्हारा 96 अपॉन 4, मतलब बीटा आ जाएगा तुम्हारा 24, ठीक है। तो बीटा आ गया तुम्हारा 24, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यार। अब देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया किया, अब देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के मिल रहे हैं। तुम्हें बताओ इसमें तुम्हें कुछ भारी लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा, in a block diagram simple rectifier from variable AC voltage DC voltage is obtained, the correct order of operation,
अच्छा मतलब बेसिकली जो डायोड जो आप लोग रेक्टिफाई करते हो सिग्नल्स को, उसमें ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो आई गेस उसमें सबसे पहले हम लोग डायोड रेक्टिफायर लगाते हैं। हाँ, फिल्टर पहले ही थोड़ी लगाएंगे, फिल्टर तो हम लोग बल्कि मतलब आगे चल के लगाएंगे, है ना। फिल्टर पहले नहीं लगाएंगे तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। वोल्टेज रेगुलेटर भी नहीं, पहले डायोड रेक्टिफायर फिर फिल्टर फिर वोल्टेज रेगुलेटर। पहले ही वोल्टेज रेगुलेट कर देंगे तो फिल्टर तो रहेगा नहीं वो, ठीक है, ऐसा रहेगा। इफ टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ NAND गेट्स आर शॉर्टेड, दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, मतलब बेसिकली टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ NAND गेट आर शॉर्टेड। शॉर्टेड का मतलब क्या है कि बेसिकली उसको अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, तो बेसिकली गेट किसके बराबर हो जाएगा। तो यार अगर उसका टर्मिनल ही आप हटा दोगे तो क्या बचेगा उसमें, देखो। इनपुट टर्मिनल अगर आप इसमें से हटा देते हो तो बचेगा सिर्फ ये डॉट, नॉट। तो नॉट गेट आ जाएगा ये, ठीक है। अब सिंपली इसको आप ट्रूथ टेबल बना के करते बैठना। अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ना ऑब्वियसली ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम बेस रीजन टू कलेक्टर रीजन, द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम एमिटर रीजन टू बेस रीजन। तुम्हें पता है यार, EBC, सिंपली इसको फॉलो करो, काम खत्म करो। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट ना। तो एमीटर से बेस में जा सकता है, एमीटर से कलेक्टर में, बेस से कलेक्टर में। तो गो फ्रॉम बेस रीजन टू कलेक्टर रीजन करेक्ट है। एमीटर रीजन टू बेस रीजन गलत, करेक्ट है। गो फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस में आ सकता है क्या, ना। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, मतलब ऑप्शन बी सही है, ठीक है, जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो सही है। अगला क्वेश्चन कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना, करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। कर लेना। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ठीक है, तो सारी क्वेश्चन इजी हैं यार, कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ RS PQ। ऑप्शन नहीं दिया है, ये क्या है, पता नहीं, शायद मेरे से कुछ लफड़ा हो रहा हो। फिलहाल बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना, सब इजी है, ठीक है। व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ A एंड B फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आंसर वन आना चाहिए। तो इस केस में तुम खुद से मत इनपुट करते रहो, तुम ऑप्शन डाल डाल के चेक करो। तुम A को जीरो, B को जीरो पहले डाल के चेक करो। तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो का जीरो के साथ और कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो इंटू जीरो तो मतलब जीरो का जीरो के साथ एंड क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर जीरो का जीरो के साथ एंड, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर जीरो वन डाल दो, तो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है। जीरो इंटू वन क्या होता है, जीरो होता है। वन इंटू जीरो अगेन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सी भी जीरो ही हो जाएगा। डी डाल के देख लो, वन प्लस वन डॉट वन इंटू वन, तो वन इंटू वन वन होता है, वन प्लस वन भी वन होता है, वन इंटू वन भी वन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी यार, सेमीकंडक्टर से चिंदी चिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, क्या है यार ये क्या है यार, क्या करवा रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर सारे इजी हैं, कर लेना, कर लेना, कर लेना, ठीक है। देखते रहो क्वेश्चंस को, सॉल्व करते रहो। कुछ भारी लगे तो वहां से आवाज देना। ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक है। सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सही है। फोटो डायोड ऑप्टो कपलर्स, ये क्या होता है। लाइट एमिटिंग डायोड ऑप्टिकल कम्पिटिशन कम्युनिकेशन, सही है। तो आई गेस ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है। मुझे ABD तो करेक्ट लग रहे हैं, सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, करेक्ट। क्या बोलते हो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में ट्रूथ टेबल बना के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। इन केस ऑफ NAND गेट, तुम्हें पता ही है Y इक्वल टू क्या होता है, A एंड B अगर इनपुट है और Y आउटपुट है, तो इसका वो कैसा बनता है। A इंटू B के ऊपर शायद बार लगाना भूल गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना, ये बार लगा के। अब इसमें भी तुम लोग मतलब वो 1010 डाल के चेक करना क्या सीन बनता है, बाद में देख लेना, ठीक है। अब ये देखो, वही क्वेश्चन है अल्फा बीटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये फॉरवर्ड बायस इसमें से कौन सा है। फॉरवर्ड बायस मतलब होता है ये P होता है, ये N होता है। P वाला मतलब पॉजिटिव से जुड़ा रहे, पॉजिटिव से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव से प्लस से, पॉजिटिव से जुड़ने का मतलब ये होता है कि हाइयर वोल्टेज से जुड़ा रहे। जो P साइड है ना वो हाइयर वोल्टेज से, और N साइड जो है वो लोअर वोल्टेज से जुड़ा रहे। और जब हम लोग सर्किट में भी ऐसा प्लस माइनस बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये प्लस में वोल्टेज है ये माइनस में ना। इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ हाई वोल्टेज और इस तरफ लो वोल्टेज है। तो देख लो यहाँ पे 5 वोल्ट से P जुड़ा है, बट N तो 10 वोल्ट से जुड़ा है, तो ये तो रिवर्स बाइस्ड है। यहाँ पे -1 वोल्ट से जुड़ा है P टाइप, और N टाइप जुड़ा हुआ है -1.5 से, मतलब जो N है वो और लोअर वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। अब सी में देख लो, P टाइप जो है वो जीरो से जुड़ा है, और N टाइप जीरो से बड़े वन से जुड़ा हुआ है, तो सी तो करेक्ट होगा नहीं। सिमिलरली डी में भी देख लो,
जीरो जो होता है वो -2 से बड़ा होता है, और जीरो जो है वो एन से जुड़ गया, तो डी भी करेक्ट नहीं होगा, तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एलईडी के बारे में आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, एलईडी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी, पढ़ते हैं। एलईडीज एनर्जी एफिशिएंटली होते कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, एलईडीज आर लॉन्ग लाइफ टाइम इफ प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर्ड, कलर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डू नॉट फेड आउट। एक मिनट देख लो मैं रिकॉर्डिंग कितनी ठीक है हो रही है। हाँ, तो इसमें से कौन सा हो सकता है आप लोगों का, देखो कलर जो होते हैं वो फेड आउट तो नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्ग लाइफ भी होती है, एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं एलईडीज, इसीलिए तो उनका वो फायदा है। तो आइए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं देखो, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते कम है। अब देखो ये ट्रुथ टेबल में वन वन मान लो इसको, तो वन यहाँ जाएगा, फिर यही वाला वन उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वन ये ऐसे जाएगा, वन 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 का एंड क्या होता है, वन होता है, बट यहाँ नैंड है तो जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ जाएगा, यहाँ पे वन है। ठीक है, बी से भी यहाँ वन आया है, वन वन का और क्या होता है, वन होता है, फिर यही वन यहाँ पे उठ के यहाँ आएगा, वन जीरो का एंड क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ जीरो बना। मतलब वन वन इनपुट रहने पे जीरो आउटपुट बन रहा है। सिमिलरली आप जीरो जीरो डाल के, जीरो वन डाल के, ये सब डाल डाल के चेक कर लो अपनी बुक में। ये बहुत ईजी होता है यार गेट्स को सॉल्व करना, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन सर्किट शोन इन द फिगर परफॉर्म द लॉजिकल फंक्शन ऑफ। अच्छा, मतलब बेसिकली यही वाला सर्किट जो है ये कौन सा गेट बन रहा है। अच्छा इसका, अच्छा इसका फिगर देना शायद उन लोग भूल गए, मतलब उनसे गलती हो गई यहाँ पे, फिगर देना वो भूल गए हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये तो आपको पता ही है, फॉरवर्ड बायस का वो होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। और किसका ये करेक्टरिस्टिक है आप लोगों का, ये फॉरवर्ड बायस का है, मतलब अब बी और सी तो गलत हो गया, और सोलर सेल का ऐसा तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एलईडी का होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 17th का। ठीक है, इजी। अब ये देखो अगेन क्वेश्चन ही आप लोगों का रिपीट हो गया। ठीक है, नॉट गेट, यहाँ पे रिलेशन तुम्हें पता ही है, 1/α = 1/β+1। ठीक। नेक्स्ट, इनकरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये भी करेक्ट है। और ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सी भी सही, डी भी सही है ना। तुम क्या करो, बस 1/, अल्फा को जो है, वन को जो है वो उस साइड भेज दो, तुरंत तुम्हारा डी बन जाएगा, और जैसे ही रिजॉल्व करोगे सी बन जाएगा, तो मतलब बी बचा वही गलत होगा। ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाओ। 21 इजी, 22 इजी है, देख लो, पढ़ना है मतलब तुम्हें सॉल्व करना है तो देख लो। ओके, सारे इजी हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, 23 देखते हैं हम लोग। 23 में बोल रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा, ऐसा होता है क्या ना, अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर ना। रिलेशन तो हमारा थोड़ा अलग ही टाइप का होता है। ठीक है, 1/α = 1/β+1 होता है, ऐसा होता है हम लोगों का रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो अल्फा है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग रिजॉल्व करके देखते हैं, इन्वर्टेंडो लगा के। तो इन्वर्टेंडो अभी तो लगेगा नहीं, पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो अल्फा आ जाएगा तुम्हारा β/β+1। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो बीटा से कम रहेगी हमेशा। ठीक है, या तुम्हें वन से कंपेयर करना है ना, तो वन से कंपेयर करना है तो देखो इजीली कंपेयर कर सकते हो। 1/α = 1/β+1। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे जो भी रहने दो, बीटा की वैल्यू यहाँ पे जो भी रहेगी, तुम्हारा एट लास्ट जो अल्फा आएगा वो वन से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा करो ना, बीटा की वैल्यू को टू मान लो, तो बीटा की वैल्यू जैसे ही टू होगी तो 1/2+1 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो 1/अल्फा की वैल्यू अगर 3/2 है तो अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2/3 आ जाएगा। मतलब अल्फा यहाँ पे वन से छोटा हो गया। अब एक काम करो, तुम बीटा को 1/2 मान लो। ठीक है, तुम बीटा को 1/2 मान लो, तो उस केस में तो अल्फा बीटा से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए दोनों केस दिया हुआ है। ठीक है, बीटा जब वन से बड़ा है तो अल्फा वन से छोटा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार बीटा को तुम वन से छोटा लेके देखो। ठीक है, बीटा को वन से छोटा लेकर देखो, तो एक काम करो, बीटा को 1/2 लेके देखो, तो 1/α = बीटा को तुमने 1/2 लिया तो 1/2+1, तो ये तुम्हारा है 2+1 मतलब 3। तो 1/α अगर तुम्हारा 3 है तो अल्फा आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 0.33। तो मतलब जब तुम्हारा बीटा वन से छोटा है तो उस केस में अल्फा भी वन से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा वन से बड़ा नहीं आ रहा है बीटा के वन से छोटा रहने पे। इसका मतलब जब बीटा वन से बड़ा है तो अल्फा वन से छोटा आ रहा है, लेकिन जब बीटा वन से छोटा है तो अल्फा वन से छोटा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। वैल्यूज डाल के मतलब चेक कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। थोड़ा अलग टाइप का था बट ठीक है। ओके, वही डोपिंग वगैरह के क्वेश्चन फिर से आ गए। ठीक है, देखो रिपल फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया। रिपल फैक्टर वाले क्वेश्चंस को देखो, रिपल का मतलब क्या होता था, बेसिकली रिपल मतलब जितना कम रहता था उतना अच्छा होता था रेक्टिफिकेशन के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इजीली। कोई परेशानी, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, रेक्टिफिकेशन टेक प्लेस इन ओनली
हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, नहीं वो तो नहीं है, सी तो नहीं है यहाँ पे। एफिशिएंसी हाइयर है, और क्या ही हो सकता है। ठीक है, 27 ईजी है कर लेना, 28 ईजी है कर लेना। ठीक है। इजी है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एसी करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 आई गेस इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है। ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज करके यहाँ पे कुछ तो देना था। ठीक है, क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता, कॉमन एमीटर में जो होता है वो बीटा होता, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो जो भी रहता है अल्फा बीटा, वो तो करना पड़ता है ना। फिलहाल दिया नहीं है तो हम लोग छोड़ते हैं। ओके। बाकी मेरे से कुछ दिक्कत हुई है तो बताना फिर। इजी है, खत्म। इतने ही क्वेश्चंस थे। अच्छा देख लो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर अ डिटेक्टिंग अ लाइट, ठीक है, मतलब बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो डायोड यूज़ करते हैं। रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं ऑब्वियसली हमेशा। ठीक है, तो फोटो डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। और बस, बाकी सारे चिंदी अल्फा बीटा कर लेना यार। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक बहुत जल्दी हो गया हम लोगों का। वही है यार, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर दिखता है कि यार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो यार इसीलिए पीवाईक्यूज करना उतना मुश्किल नहीं है। देखो, शुरू में कैसा लग रहा था कि हम लोग हर क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही हमने 15-20 क्वेश्चन किया, उसके बाद सारे क्वेश्चन में हमें दिखने लगा कि यार ये तो रिपीट हुआ, ये तो रिपीट हुआ, ये तो रिपीट हुआ, बस वही चीज़ है यार। समझ रहे हो। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग किसी और चैप्टर के पीवाईक्यूज।